ओके। चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 2 आज हमारे पास है। अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक की बात करी थी उसी के आगे मज़ीद बात करेंगे लेक्चर नंबर 1 के बाद। तो तमाम लोग ज़रा देखिएगा। सबसे पहले मैंने जो चीज़ आपके सामने लिखी सर, वो लिखी टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, कि स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये बात मैं आपको जल्दी से बताऊँ। देखो ये आपको एम दिख रहा होगा। अगर आपसे पूछा जाए सर ये एम क्या होता है, तो आप मुझे जवाब देंगे सर ये एम कहलाता है मेरे पास कौन, मास। और ये मैं के पूछूं तो के क्या आपसे, आप बोलेंगे सर ये के कहलाता है मेरे पास कौन, स्प्रिंग कांस्टेंट। दो चीज़ें मैंने आपको लिख के दिखाई सर। मैंने एक लिखा कि आपके पास एम यहाँ पे कहला रहा है मास, के मेरे पास कहला रहा है यहाँ पे कौन, स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं ये बात भी मैं भी आपसे शेयर करूंगा। एक कंडीशन मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ज़रा कंडीशन देखिए। कंडीशन मैंने क्या लिखी, कंडीशन मैंने लिखी स्प्रिंग हैंग्स वर्टिकली, यानी आपका जो स्प्रिंग है अगर ये स्प्रिंग हैंग हुआ हुआ हो। अच्छा, हैंग भी कैसे हुआ हुआ वो कंडीशन आपको बता रहा है कि भाई आपका जो स्प्रिंग है ना ये हैंग हुआ हुआ हो, और हैंग कैसे हुआ हुआ हो, वर्टिकली अगर हैंग हुआ हुआ हो। अब वर्टिकली हैंग का मतलब क्या है, ये बात भी देखिएगा। अब देखो आपके पास अगर ये स्प्रिंग के साथ एक बॉडी को अटैच किया मैंने, बॉडी को अटैच करने के बाद ये रही मेरे पास बॉडी। अच्छा, अब इसके ऊपर जो फोर्सेज लग रही होंगी ना, वो फोर्सेज मैं आपको बना के दिखाऊँ। अब फोर्सेज बना के दिखाता हूँ आपको, तमाम लोग ज़रा फोर्सेज देखिएगा। अच्छा, अब देखो इसके ऊपर जो एक फ़ोर्स लगेगी, वो फोर्स तो आपको पता है सर, वो फोर्स होती है मेरे पास हुक्स लॉ मैंने आपको बताया ना, हुक्स फोर्स जिसको आप बोलते हो, ये हुक्स फोर्स होती है, यानी हुक्स लॉ की फोर्स है जिसको आपने पढ़ा है सर, एफ इज इक्वल टू के एक्स। एक फोर्स ये लगेगी, एक और फोर्स लगेगी जो इसका वेट है। हाँ, वेट क्या है, आप बोलेंगे सर एक फोर्स लगेगी जो कहलाएगी उसका वेट, और वो फोर्स कहलाएगी सर एफ इज इक्वल टू एम जी। तो दो फोर्सेज लग रही हैं, एक फोर्स मेरे पास लग रही है स्प्रिंग कांस्टेंट की फोर्स, और एक फोर्स लग रही है मेरे पास कौन सी, वेट की फोर्स। दो तरह की फोर्स। अब अगर आपका स्प्रिंग वर्टिकली हैंग हुआ है तो दोनों को आप बराबर लोगे, यानी एफ इज इक्वल टू के एक्स, एफ इज इक्वल टू एम जी। दोनों को आपने कंपेयर किया क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एफ नज़र आ रहा था। मैंने दोनों को कंपेयर कर लिया, तो मैंने लिखा बाय कंपेयरिंग। कंपेयर करने के बाद एक तरफ मेरे पास आ गया एम जी और एक तरफ मेरे पास आ गया कौन, के एक्स। तो आप लिखा है वो देखो आपको नज़र आ रहा होगा, एम जी इज इक्वल टू के एक्स। अब मैंने एक काम किया, मैंने इस के को बोला आप लेफ्ट साइड पर आ जाइए, मैंने जी को बोला आप राइट साइड पे चले जाइए। ऐसा क्यों किया, जवाब आपको थोड़ी देर में मिलेगा। देखो मैंने चेंज क्या किया, मैंने चेंज किया सर एम अपॉन के इज इक्वल टू एक्स अपॉन जी, यानी के को लेफ्ट साइड पे बुला लिया और जी को कहाँ भेज दिया, राइट साइड पे। अब ऐसा करने का फ़ायदा क्या हुआ, आप जरा कंडीशन में देखो, फॉर्मूले की जो कंडीशन थी ना आपके पास, कंडीशन वो चेंज हो गई। देखो पहले यहाँ पे लिखा हुआ था सर, पहले जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा था, पहले आपको लिखा हुआ था यहाँ पे नज़र आ रहा था सर एम अपॉन के। अच्छा, एम अपॉन के की जगह पे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एक्स अपॉन जी, क्योंकि एम अपॉन के तो बराबर हो गया किसके, एक्स अपॉन जी के। अच्छा, एक सवाल जहन में आया है, सवाल अभी पूछा कि सर ये एफ इज इक्वल टू के एक्स, यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा। तो माइनस साइन यहाँ पे हुक्स लॉ में आता है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ फॉर्मूले का रिलेशन ड्राइव करके दिखा रहा हूँ टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालने के लिए, तो इस वजह से मैंने यहाँ माइनस साइन नेग्लेक्ट किया हुआ है। माइनस साइन आता है क्योंकि ये जो फोर्स होती है ये रीस्टोरिंग फोर्स होती है। अच्छा, अब माइनस साइन इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि जितनी अपवर्ड फोर्स है उतनी ही डाउनवर्ड फोर्स है। भाई ऐसी है ना, जितनी अपवर्ड फोर्स उतनी डाउनवर्ड फोर्स। तो क्योंकि दोनों बैलेंस है तो दोनों को बराबर लिया, तो माइनस साइन यहाँ पे आपने कंसिडर किया ही नहीं। अच्छा, एम अपॉन के जो मैं बात कर रहा था ना, एम अपॉन के बराबर हो गया एक्स अपॉन जी के। इस जगह पे अगर ये पुट करोगे तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, आप बोलेंगे सर फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास, फॉर्मूला ज़रा देखिएगा। फॉर्मूला आ गया मेरे पास सर, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एक्स अपॉन जी, यानी फॉर्मूला एम अपॉन के वाला भी है, फॉर्मूला एक्स अपॉन जी वाला भी। ये फॉर्मूला की कंडीशन क्या है, ये कंडीशन याद रखना। ये फॉर्मूला आप उस वक्त इस्तेमाल करोगे जब आपका जो स्प्रिंग है ये वर्टिकली क्या हुआ वो, हैंग हुआ वो। या तो वर्टिकली हैंग की बात करें या सिर्फ हैंग की भी अगर बात करेगा ना, आप समझ जाओगे कि सर वो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे कौन सा, एक्स अपॉन जी वाला। तो दोनों फॉर्मूलों को ज़रा जहन में रखना। फॉर्मूलों को जहन में रखने के बाद मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सवाल आपके सामने आ रहा है, तमाम लोग सवाल देखिएगा और इस सवाल का मुझे आंसर बताइएगा, सवाल का जवाब क्या हो सकता है जल्दी से। आप तमाम लोग के जवाब मैंने देखे। सवाल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सवाल में आपसे बोलना क्या चाह रहा था। उसने आपसे बोला व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। अच्छा, विच इज़ हैंग वर्टिकली। आपने जैसे ही लफ्ज़ देखा ना हैंग वर्टिकली, आपको फॉर्मूला याद आ गया सर। फॉर्मूला मुझे याद आ गया सर, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एक्स अपॉन जी। आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो अगर वो हैंग वर्टिकली की बात करेगा। आप बोलेंगे सर बात तो क्लियर है। अच्छा, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब उसने जो आगे आपसे बात करी ना, उसने आपसे क्या क्या वैल्यू दी, तो वैल्यू देखते हैं ज़रा। तो मैंने इसको तो ऐसे ही रखा सर, ये हो गया 2 पाई। अच्छा, एक्स अपॉन जी की वैल्यू, तो आपसे बोले ना स्ट्रेच 4.9 मीटर, तो ये वैल्यू हो गई मेरे पास एक्स की, तो एक्स की जगह पे मैंने रखा 4.9। अच्छा, नीचे नज़र आ रहा है जी। आप बोलेंगे सर ग्रेविटी की वैल्यू उसने हमें कितनी दी, आप बोलेंगे सर ग्रेविटी की वैल्यू उसने दी हमें कितनी, 9.8। तो मैंने दोनों वैल्यूज़ को रखा सर, एक्स की जगह पे रखा 4.9, ग्रेविटी की जगह पे रखा मैंने कितना, 9.8।
आप बोलेंगे सर बात क्लियर है, आगे बढ़िए, मैं मज़ीद आगे बढ़ता हूँ। देखो ये हो जाएगा मेरे पास 2 पाई, ऊपर है मेरे पास 49, नीचे है मेरे पास कितना 9.8, दोनों को कैंसिल करोगे अगर। अच्छा एक बात मैं आपको सिखाऊँ, देखो ऐसे लिखा हुआ हो ना, अगर 4.9 लिखा हुआ हो, नीचे लिखा हुआ हो 9.8, आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी है और मैथ्स का एक उसूल होता है सर, मैथ्स का उसूल क्या होता है, वो उसूल मैं आपसे शेयर करूँ कि सर डेसिमल को शिफ्ट कराना है या कोई भी काम करना है, वो काम ऊपर भी करो और नीचे भी करो। मैंने ऊपर से भी डेसिमल को शिफ्ट कराया है एक दफ़ा, डेसिमल को शिफ्ट कराया है एक दफ़ा, तो ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी सर, ऊपर आ जाएगा मेरे पास 49, नीचे हो जाएगा मेरे पास कितना 98। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, 49/98। अच्छा ऐसा करने का फ़ायदा क्या हुआ, तो मुझे फ़ायदा नज़र आ रहा था। फ़ायदा क्या नज़र आ रहा था, फ़ायदा मैं आपको बताऊँ। आप बोलेंगे सर ये देखिए 49 वन ज़ा 49, और ये कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। सॉरी 49 को कैंसिल करोगे तो 49 टू द 98। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा अब कैलकुलेशन को अगर मैं आपके लिए आसान करूँ ना, कैलकुलेशन मेडिकल वाले हज़ार जो ना इसकी कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। मेडिकल वाले कैसे फंसेंगे तो मैं उनको ज़रा बताऊँ। देखो मैंने लिखा सर 2 पाई अंडर रूट, तो ये हो गया 1/√2। अब मेडिकल वाले स्टूडेंट को इस सवाल को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि उनको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। भाई ऐसी प्रॉब्लम है ना, आपको कैलकुलेटर अलाउ तो नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये कैलकुलेशन करना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई। अब देखो इस बात को मैं आपके लिए आसान करता हूँ, ज़रा तमाम लोग देखना। अब अगर इस तरह की कैलकुलेशन आए ना, आप एक काम करना, उसने ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 भी बोली ना, आप ग्रेविटी की वैल्यू खामोशी से 10 ले लेना। भाई आपको तो अपनी आसानी से करना है ना, मेडिकल वालों को कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो उन्होंने अपनी आसानी के लिए ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे कितनी ले ली, 10 ले ली। अब देखो मैं सवाल को थोड़ा सा इरेज करता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा पीछे जाके आपको दोबारा बता सकूँ। मैंने इसको इरेज किया, इरेज करने के बाद सर मैंने इधर ग्रेविटी की जगह पे कितना रखना है, 10 रखना है, तो मैंने यही काम किया। ओके 4.9 और नीचे मैंने ग्रेविटी की जगह पे कितना रख दिया, 10 रख दिया। अच्छा अब 4.9 को अगर आप लिखना चाह रहे हो तो कैसे लिखोगे, आप ज़रा इस बात को देखना। देखो ये रहा 2 पाई, आपके पास लिखा है ना सर 4.9/10, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ ज़रा देखिएगा। मैं लिखना चाह रहा हूँ 4.9 है ना, इस डेसिमल को मैं अगर एक दफ़ा शिफ्ट कराऊंगा तो बोलेंगे सर ये बन जाएगा 49, एक ज़ीरो का इजाफा करेंगे क्योंकि आपने एक दफ़ा जम कराया और एक दफ़ा जम कराने की वजह से आप एक ज़ीरो का इजाफा करेंगे तो नीचे मेरे पास क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। यानी 4.9/10 को अगर आप एक डेसिमल शिफ्ट कराते हो तो बन जाएगा 49 और नीचे आ जाएगा मेरे पास कौन, 100। तो मैंने ऐसे ही किया, ऊपर आ गया 49 और नीचे हो गया मेरे पास कौन, 100। आप बोलेंगे सर बात तो क्लियर है आपकी, अगर क्लियर है तो फिर मज़ीद आगे बढ़ते हैं। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था सर T=2 पाई। अच्छा अब देखो ऊपर 49 नज़र आ रहा है, देखो 49 का रूट आप लोगों को याद है, 49 का रूट होता है 7, 100 का रूट आपको याद है, 100 का रूट होता है आपके पास कितना 10। अच्छा अब ये पाई की वैल्यू नज़र आ रही है, तो आप लोगों ने पाई की वैल्यू पढ़ी ना सर, पाई की वैल्यू होती है 22/7। देखो 2 तो एज इट इज़ रहा, आपने पाई की जगह पे क्या रख दिया 22/7 और बराबर में लिखा हुआ था आपके पास 7/10। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे बड़ी आसान सी कैलकुलेशन हो गई सर, 7 × 7। अब देखो ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर हो जाएगा 44, नीचे हो जाएगा 10 और 44 को 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास कितना 4.4 सेकेंड। तो ये सवाल मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया विदाउट कैलकुलेटर। इस सवाल को आप विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हो। कैलकुलेशन मैंने आपके सामने सारी शो कर दी, जब आप इसको एक दफ़ा रिव्यू करो घर बैठ के, जब इसको सवाल को देखो तो आप लोग को कैलकुलेशन में और कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह होगी नहीं। अगर कोई अभी भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके उस MCQ के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है मेरे पास, वो अगला टॉपिक है मेरे पास सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड। अब सिंपल पेंडुलम क्या होता है, जल्दी से मैं इसकी डायग्राम आपको बना के दिखा दूँ। डायग्राम बनाने का मकसद है कि मुझे दो छोटे छोटे से फॉर्मूले पढ़ाने हैं, वो फॉर्मूले मैं आपको बताऊँ। मेरे पास अगर एक बॉडी, आप इस बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस कराते हो, यानी आप देखो ये सेंटर पॉइंट था, आपने अपनी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस कराया। डिस्प्लेस कराने के बाद जो इसने एंगल बनाया, उस एंगल को आपने यहाँ पे किससे लिखा, एंगल को आपने लिखा थीटा से। यानी सिंपल डिस्प्लेस कराया, डिस्प्लेस कराने के बाद जो एंगल था, एंगल को आपने लिख दिया थीटा से। अच्छा अब देखो डिस्प्लेस कराया, जो डिस्प्लेस कराया था उस डिस्टेंस को आपने यहाँ पे किससे लिख दिया, एक्स से लिख दिया। अब देखो आपका जो पेंडुलम था ना, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, उसके वेट को आपने किससे लिखा, mg से लिखा। अब देखो आपका जो वेट है ना, वो वेट तो डाउनवर्ड था, लेकिन जो पेंडुलम है वो पेंडुलम इंक्लाइंड हुआ था। तो आपके वेट ने क्योंकि एंगल बना लिया तो आप इसके कंपोनेंट्स करोगे, तो मैंने कंपोनेंट लिख के दिखा दिए। एक कंपोनेंट सर कहलाता है mg cos थीटा, एक कहलाता है mg sin थीटा। अब मैं डेप्थ में नहीं आऊँगा, mg cos कौन सा होगा, mg sin कौन सा होगा, चैप्टर नंबर 2 आपको बहुत डेप्थ में पढ़ा है, तो अब आप लोगों को बात क्लियर खुद होनी चाहिए। एक मेरे पास होगा mg cos थीटा, एक मेरे पास होगा mg sin थीटा। पहले पॉइंट को बोला p, दूसरे पॉइंट को बोला q, और जो टॉप वाला पॉइंट है उस पॉइंट को बोल दिया o। अच्छा जो लेंथ है उस लेंथ को मैंने बोल दिया किससे, कैपिटल L से। अच्छा अब एक और फोर्स है जो इसके अपोजिट है। आप लोगों ने टेंशन का नाम सुना है ना सर, टेंशन इन अ स्ट्रिंग। तो टेंशन हमेशा होती है किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर होती है। तो देखो रेड कलर से जो एरो नज़र आ रहा है ना, ये टेंशन को शो कर रहा है।
तो मैंने ये रेड एरो देखा है, रेड एरो को मैंने बोला सर ये मेरे पास है टेंशन, और टेंशन को मैंने किससे लिख दिया, कैपिटल टी से लिख दिया। अब अगर मैं आपसे बात करूँ ना सर ये पेंडुलम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा सर, एक होता है सिंपल पेंडुलम, एक होता है सिर्फ पेंडुलम, और एक होता है सेकंड पेंडुलम। तीनों पेंडुलम में फ़र्क क्या है, कोई बताएगा? कोई फ़र्क बताना चाहेगा मुझे, सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम और सेकंड पेंडुलम, तीनों में फ़र्क क्या है? अच्छा, सेकंड पेंडुलम वाली बात तो बड़ी आसान। सेकंड पेंडुलम अगर आपसे बोला जाए ना, इस सेकंड पेंडुलम की अगर आपसे बात बोली जाए तो सेकंड पेंडुलम तो वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड कितना सेकंड हो, 2 सेकंड हो। ये बात तो तमाम लोगों को पता होगी, तो इस बात को तो मैं इरेज कर देता हूँ सर, सेकंड पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड, इसको मैंने कर दिया क्या, इरेज कर दिया। अब देखो दो चीज़ें बच गई, एक मेरे पास बच गया पेंडुलम और एक मेरे पास बच गया कौन, सिंपल पेंडुलम। तो अब ज़रा याद रखना, हर वो बॉडी जो टू एंड फ्रो ऑस्किलेट करे, हर वो बॉडी जो कैसे क्या करे, टू एंड फ्रो ऑस्किलेट करे, हर वो बॉडी जो टू एंड फ्रो ऑस्किलेट करे, उस चीज़ को आप बोलते हो पेंडुलम। जैसे मेरे पास सपोज करो एक लकड़ी का तख्ता है, ये लकड़ी का तख्ता मैंने लिया, इस लकड़ी के तख्ते को जिसको प्लैंक आप बोलते हो, इसको मैंने एक पॉइंट से फिक्स किया, फिक्स करने के बाद मैंने इसको इस तरीके से मूव कराया, सही, मूव करा के मैंने इसको छोड़ दिया। अब ये जो मूव करेगा ना, ये टू एंड फ्रो मूव करेगा, यानी ये यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर वापसी आएगा, तो ये जो बॉडी है ना, ये टू एंड फ्रो मूव करी है, इसका मतलब ये क्या है, पेंडुलम। तो हर वो बॉडी जो कैसे मूव करे, हर वो बॉडी जो टू एंड फ्रो मूव करे, उसको आप क्या बोलोगे, पेंडुलम बोलोगे। आप बोलेंगे चले सर पेंडुलम की बात तो समझ में आ गई सर, हर वो बॉडी जो टू एंड फ्रो मूव करे उसको बोलेंगे पेंडुलम। लेकिन ऐसा पेंडुलम जिसका सारा का सारा मास एक जगह पे कंसंट्रेट हो, जैसे अगर आप इसको देखो तो इसका सारा का सारा मास जो है ना इस बॉडी के अंदर आ रहा है, इस स्ट्रिंग का कोई खास मास नहीं है, सारा का सारा मास जो है ना ये पॉइंट मास आ रहा है, यानी एक जगह पे कंसंट्रेट हुआ हुआ है। जबकि ये जो प्लैंक आप देख रहे हो, इस प्लैंक का जो मास है वो हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, भाई हर जगह पे इसका सारा का सारा मास एक जगह पे कंसंट्रेट थोड़ी है, इसका मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। अब ज़रा डिफरेंस ज़रा देखना, हर वो बॉडी जो टू एंड फ्रो मूव करे उसको बोलोगे पेंडुलम, और ऐसा पेंडुलम जिसका सारा का सारा मास एक जगह पे कंसंट्रेट हुआ हुआ उस पेंडुलम को आप बोलोगे कौन सा पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम ज़रा डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन आपके सामने क्या ज़रा देखिएगा, एवरी रिजिड बॉडी, हर रिजिड बॉडी जो क्या करे, ऑस्किलेट करे, उसको बोलेंगे पेंडुलम। और सच अ पेंडुलम, ऐसा पेंडुलम जिसका मास जो है वो एक पॉइंट पे लाई कर रहा हूँ, लाइस एट इट्स वन एंड, इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। तो ये छोटा सा एक टेक्निकल किस्म का फ़र्क था पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम के दरमियान, जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। अच्छा, इसी बात से रिलेटेड मजीद में आगे बात करता हूँ आप लोगों से। अब वो फोर्स जो इसको मूव करा रही है, अब देखो पेंडुलम है ना, इस पेंडुलम को वो फोर्स जो यहाँ पे डाउनवर्ड लेकर आएगी, तो वो फोर्स कराती है मेरे पास कौन, एम जी साइन थीटा। तो ये बात ज़रा जहन में रखना, सर पेंडुलम को जो फोर्स मूव कराएगी वो फोर्स है मेरे पास कौन, एफ इजिकल टू एम जी साइन थीटा। अच्छा, टेंशन किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे सर टेंशन अपोजिट आ रही है किसके, एम जी कॉस थीटा के। इसका मतलब टेंशन का फॉर्मूला हो गया मेरे पास कौन, एम जी कॉस थीटा। इन दो फॉर्मूलों को अब जरा आपको जहन में रखना है। तो सर वो फोर्स जो इसको मूव कराएगी वो होता है एम जी साइन थीटा, और जो टेंशन है वो टेंशन बराबर हो जाएगी किसके, एम जी कॉस थीटा के। तो इस सिंपल पेंडुलम की बात थी। अच्छा, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का सिंपल सा फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2π√L/g। अब ये एल क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये एल है हमारे पास लेंथ, ये जी क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये जी है मेरे पास कौन, ग्रेविटी। तो ये इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया, और दो फॉर्मूला आ गए, एक आ गया वो फोर्स जो इसको मूव करा रही है, और एक फॉर्मूला आ गया किसका आपके पास, टेंशन का। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपके पास एक सवाल आ रहा है, तमाम लोग इस सवाल को देखिएगा, फिर मैं इस सवाल को सॉल्व करके आपको इसका आंसर बताऊँ जल्दी से। सवाल में आपसे बोला गया व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। आपसे वो बोल रहा है भाई टाइम पीरियड बताओ कहाँ पे, मून सरफेस पे, सही है। वूज ग्रेविटी इज 1/6, ग्रेविटी जो है 1/6 है डेट ऑफ द अर्थ सरफेस, वाइल द टाइम पीरियड ऑन द अर्थ इज़ 2 सेकेंड। तो ये सवाल जो है ना ये न्यूमेरिकल है आपका, ये आपने न्यूमेरिकल किया है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर ये न्यूमेरिकल है, और इस न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको कम से कम जो है ना 1 से 1.5 पेज चाहिए होता है, सही है। तो अब इतना टाइम तो है नहीं आपके पास कि मैं आपको पूरा न्यूमेरिकल अब सॉल्व करके दिखाऊँ। बेशक आप में तो बहुत सारे लोगों को अभी सवाल मुश्किल लग रहा होगा, सवाल समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये न्यूमेरिकल है, 1 से 1.5 पेज पे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। तो न्यूमेरिकल तो मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको चलो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक ज़रा देखना है क्या, इस सवाल को एक लाइन में आप कर सकते हो। टाइम पीरियड मून की बात कर रहा था वो आपसे, देखो उसने बोला ना व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द मून, उसने बोला टाइम पीरियड मून पे,
और एक तरफ आप रखोगे इसको टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, क्योंकि उसने टाइम पीरियड ऑफ अर्थ की बात करी, तो देखो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ सही। अब ग्रेविटी की जो भी वैल्यू हो ना, ग्रेविटी की जो भी वैल्यू हो, यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छा जी मैंने यहाँ पे लिखा ना टाइम पीरियड ऑफ मून, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, इस बात को लिखा। अच्छा अब देखो उसने ग्रेविटी कितनी बताई आपको, उसने आपसे बोला सर ग्रेविटी है मेरे पास कितनी 1/6, तो आप यहाँ पे लिखोगे सर ग्रेविटी, और ग्रेविटी मेरे पास है कितनी 1/6, तो मैंने लिखी सर ग्रेविटी है मेरे पास 1/6। अच्छा 1/6 को कैसे लिखते हो, आप बोलेंगे सर 1/6 को हम लिखते हैं 1/6 से। अच्छा अब इसका आंसर लाने के लिए ना जो भी ग्रेविटी की वैल्यू है उसका इन्वर्स कर दो, 1/6 का इन्वर्स करोगे, आप बोलेंगे सर 1/6 का इन्वर्स करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो जो भी इन्वर्स करोगे उसको रूट के अंदर करके लिख दो। यानी पहले तो बेसिक फॉर्मूला याद रखो सर, बेसिक फॉर्मूला मेरे पास टाइम पीरियड ऑफ मून इज इक्वल टू रूट और टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। अच्छा जो भी ग्रेविटी की वैल्यू उसको इन्वर्स करके लिख दो, इसका इन्वर्स करके यहाँ लिखोगे तो क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर इसको इन्वर्स करेंगे तो ये बन जाएगा सर टाइम पीरियड ऑफ मून, 1/6 का इन्वर्स करेंगे तो हो जाएगा कितना 6, तो आंसर हो जाएगा इसका टाइम पीरियड ऑफ मून इज रूट 6 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। अच्छा टाइम पीरियड ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर टाइम पीरियड ऑफ अर्थ की वैल्यू है मेरे पास कितनी 2, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बन जाएगा क्या 2√6, यानी जो करेक्ट जवाब है वो करेक्ट जवाब क्या है मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ये शॉर्ट ट्रिक समझा तो दी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, अब आप प्रॉब्लम क्या बोलोगे आप मुझसे, आप बोलेंगे सर एक दफ़ा और थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दीजिए तो हमें बात और क्लियर हो जाएगी। प्रैक्टिस भी चलो मैं आपको करा देता हूँ थोड़ी बहुत, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हो। प्रैक्टिस भी मैं आपको कराता हूँ और आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व भी करके देख लेना पूरा, आप फर्स्ट ईयर के नोट्स वगैरह निकाल के चेक करना, एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूँ, ज़रा देखना। प्रैक्टिस कराने के लिए चलो ब्लैक शीट ओपन कर लेते हैं या वाइट शीट। ओके चलो मैं अब आपसे बोलता हूँ भाई, अर्थ पे जो टाइम पीरियड है ना वो आपको, चलो टाइम पीरियड मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि पेन का कलर चेंज करते हैं। ओके टाइम पीरियड सपोज करो अर्थ पे है मेरे पास 2 सेकेंड, आपसे बोला गया आप एक एक्स प्लैनेट पे गए, सही आपसे बोला सर आप एक एक्स प्लैनेट पे गए जहाँ पे ग्रेविटी जो है ना वो ग्रेविटी है मेरे पास 4 टाइम्स अर्थ सरफेस की, सही है। आपसे बोला सर ग्रेविटी वहाँ पे कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, और आपसे बोल रहा है उस एक्स प्लैनेट का टाइम पीरियड बता दीजिए प्रिंसिपल पेंडुलम का, सही। अब देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर देखिए फॉर्मूला ये बनेगा सर टी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट और ये हो जाएगा मेरे पास कौन टी ई। आपके सामने मैंने लिखा सर एक जगह पे हो गया टी एक्स और एक जगह पे हो गया मेरे पास कौन टी ई। अच्छा आप बोलेंगे सर ये तो सही है। अब मैंने कहा ना सर जो ग्रेविटी होती है वो ग्रेविटी आपको कितने टाइम बताई, उसने आपको ग्रेविटी बताई 4 टाइम्स, तो मैंने इसको लिख के दिखाया सर मुझे ग्रेविटी बताई गई, ग्रेविटी है मेरे पास 4 टाइम्स। अच्छा 4 टाइम्स का मतलब हो गया 4 और 4 का रेसिप्रोकल करके यहाँ लिखोगे, तो 4 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन जाएगा, आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा 1/4 और टाइम पीरियड अर्थ पे कितना है मेरे पास 2, इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/4 का रूट हो जाएगा मेरे पास कितना 1/2, मल्टीप्लाई करोगे 2 से, कैंसिलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना सेकेंड 1 सेकेंड। तो सवाल आसान था, थोड़ा बहुत मैंने आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश करी। क्या आप लोगों को बात मेरी क्लियर है? इस सवाल के बाद मज़ीद आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ आगे चलते हैं। तो देखो मैंने आपको ये बात सिखाई कि सर जो भी ग्रेविटी की वैल्यू है उसको रिवर्स इन उसको रेसिप्रोकल करके आप सिपुट कर दोगे, तो ये सवाल मैंने आपसे शेयर किया। इसी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अब जो मेरा टॉपिक है वो है मेरे पास एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। एनर्जी और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, तो ये बात मैं अब आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तमाम लोग इस टॉपिक को देखिएगा। सपोज़ करो आपके पास एक स्प्रिंग था, स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करके आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके चले गए। भाई आपके पास एक स्प्रिंग था, आपने स्प्रिंग को जहाँ पहले मौजूद था उस पॉइंट को बोला ए, यहाँ से आप स्ट्रेच करा के राइट पे लेके गए और जहाँ लेके गए उस पॉइंट को आपने क्या बोल दिया बी बोल दिया। अब देखो जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट इसका कहलाएगा, मैं लिख के अगर दिखाऊँ आपको सर ये ए मेरे पास कहलाएगा, सर ए मेरे पास है कौन सी पोजीशन मीन पोजीशन,
भाई ऐसी है ना, जो ए पॉइंट है वो ए आपके पास क्या है, मीन पोजीशन, जहाँ से आपकी बॉडी क्या करना शुरू हुई, मूव करना स्टार्ट हुई। तो वो पॉइंट मैंने लिखा सर यहाँ पे, ये ए कहला रहा है मेरे पास मीन पोजीशन। आप बोलेंगे चले सर आपकी बात क्लियर है, आगे बढ़िए। अब देखो ये ए तो मीन पोजीशन हो गया, ये बी क्या है, तो आप बोलेंगे सर बी जहाँ तक आप लेकर आए तो बी मीन नहीं है बल्कि बी हो जाएगा मेरे पास कौन सी पोजीशन, तो आप बोलेंगे सर ये बी हो जाएगा आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन, यानी जहाँ तक आप इसको लेके जा सकते थे। अच्छा ए पॉइंट हो गया आपके पास मीन पोजीशन, बी पॉइंट होगा आपके पास कौन सी पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा मैं अगर इसको यहाँ से छोड़ूंगा स्प्रिंग को, क्या ये वापसी यहीं पे जाके रुक जाएगा या वापसी आगे की तरफ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये रुकेगा तो नहीं बल्कि ये मज़ीद एक्सट्रीम लेफ़्ट की तरफ भी जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक्सट्रीम लेफ़्ट की तरफ भी जाएगा, यानी अब ये मज़ीद लेफ़्ट की तरफ गया तो मैंने लेफ़्ट वाला एरो बना के दिखाया। अब इस पॉइंट को मैंने बोल दिया सी पॉइंट। मुझे बताओ ये सी पॉइंट क्या है, आप बोलेंगे सर बी पॉइंट तो बिल्कुल बीच का पॉइंट है, यानी ये मीन पोजीशन है। ये है ना, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है जिसको मैं रेड से आउटलाइन कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये है मेरे पास मीन पोजीशन। इससे राइट जाओगे जब भी एक्सट्रीम, इससे लेफ्ट आओगे जब भी क्या है एक्सट्रीम है। तो ए मेरे पास हो गया मीन पोजीशन, बी भी मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन है और सी भी मेरे पास कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। मेरा नहीं ख्याल यहाँ तक कोई मुश्किल बात है, तमाम लोगों को सारी बात क्लियर होगी। तो दो तीन पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे, तीनों पॉइंट कौन कौन से, आप बोलेंगे सर एक पॉइंट हो गया मेरे पास ए पॉइंट, तो ए पॉइंट मेरे पास कहला रहा है कौन सी पोजीशन, मीन पोजीशन। अच्छा बी पॉइंट कौन सा, तो आप बोलेंगे सर बी है एक्सट्रीम पोजीशन और सी भी है मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा आप में से अगर कोई जीनियस है जो मुझे जवाब देना चाहे ज़रा मुझे बताएगा, कोई अगर जीनियस है जो मुझे जवाब दे, मुझे बताओ ए पॉइंट पे क्या उसके पास वेलोसिटी होगी या नहीं होगी। चलो अच्छा छोड़ो, और आसान करता हूँ मैं आपके लिए बात, ए पॉइंट की भी बात नहीं करता, चलो मैं आपसे बात करता हूँ बी पॉइंट की। मुझे बताओ बी पॉइंट पे वेलोसिटी होगी या नहीं होगी, यस और नो में मुझे जवाब दीजिएगा। तो देखो ये बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट पे कोई वेलोसिटी नहीं होगी, यानी जो बी पॉइंट है इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी जीरो होगी। अब वेलोसिटी क्यों नहीं होगी, खुद देखो ना, आप अपने स्प्रिंग को ए से स्ट्रेच करके बी पे लेकर आ गए, हाँ यही ना, आप अपने स्ट्रिंग को स्ट्रेच करके ए से कहाँ पे लेकर आ गए, बी पे लेकर आ गए। अब आप ए से बी पे स्ट्रेच करके लेकर आए, स्ट्रेच करके अभी आपने यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ, अभी इसको छोड़ा नहीं, तो इस पॉइंट पे ये जो बी पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। भाई जब इसको यहाँ से छोड़ोगे तो ये अब लेफ्ट साइड पे मूव करता हुआ जाएगा ना, तेज़ी से मूव करता हुआ जाएगा, यानी आपके पास जो बी पॉइंट है ना, इस बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, जीरो होगी। अच्छा सी पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है, सी पॉइंट पे वेलोसिटी होगी या नहीं होगी। जवाब मैंने आप लोग के देखे, तो आप में तो बहुत सारे लोग बोला सर सी पे वेलोसिटी होगी, तो भाई जो सी पॉइंट है ना, आप खुद अगर इमेजिन करो, आपका स्प्रिंग जो सेंटर पॉइंट है ना, ये इसका पॉइंट है मीन पोजीशन का, ये अगर मैं बना के दिखाऊँ, ये रहा, ये सेंटर पॉइंट जो आप देख रहे हो, ये सेंटर पॉइंट है आपका किसका, मीन पोजीशन का। अब आपका स्प्रिंग अगर ये बी से मूव करना शुरू करेगा ना, बी से मूव करके अगर वो सी पे पहुँचेगा, अब देखो स्प्रिंग आया, स्प्रिंग सपोज़ करो, चलो मैं अलग से डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ये स्प्रिंग आपका था इस जगह पे, आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करके लेके गए आगे की तरफ, यहाँ से जब इसने आपने इसको छोड़ा, ये स्प्रिंग लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, जो इसकी मिनिमम हद थी, यहाँ पे आके क्या स्प्रिंग अभी भी मूव करता रहेगा या बिल्कुल एक्सट्रीम पे आके रुकेगा, तो आप बोलेंगे सर अब जब ये तेज़ी से मूव करता हुआ ना, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आके वो स्टे करेगा। भाई ऐसी है ना, अगर ये पॉइंट आप देख रहे हो, ये आएगा स्प्रिंग मूव करता हुआ, और एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे आके वो थोड़ी देर के लिए क्या करेगा, रेस्ट करेगा, यानी उस पॉइंट पर रुक जाएगा। तो याद रखना एक बात, वो बात क्या याद रखोगे, एक्सट्रीम पोजीशन जहाँ भी आप देखो, एक्सट्रीम पोजीशन पे आपके पास हमेशा वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ज़ीरो के। इस बात को अब ज़रा जहन में रखना। बात क्या बताई मैंने आपको सर, मैंने आपको ये बताई बात कि सर एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये बात को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सही है। बी पॉइंट और सी पॉइंट दोनों एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन पे हमेशा आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ओके हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को वेलोसिटी समझने में प्रॉब्लम हो, तो चलो एक और आसान सी मैं एग्जांपल से आपसे बात करता हूँ। वो एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, फिर आपसे बात समझ में आएगी आपको बात कि वेलोसिटी ज़ीरो कब होगी कब नहीं होगी। चलो एक आसान सी एग्जांपल आपके सामने बना रहा हूँ मैं। मैंने आपके सामने बनाना शुरू किया। सपोज़ कीजिए मेरे पास एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम को आपने डिस्प्लेस कराया राइट साइड पे और इसको यहाँ से छोड़ दिया, सही है। अब यही मूव करता हुआ आएगा कहाँ पे, लेफ़्ट साइड पे भी आएगा और लेफ़्ट साइड पे भी मूव करता हुआ आएगा, तो ये पॉइंट बना दिया, सही। अब जो आप सेंटर पॉइंट देख रहे हो ना, सेंटर पॉइंट उसका कहलाएगा सर, ये पॉइंट कहलाएगा मीन पोजीशन। जो एक्सट्रीम वाला पॉइंट है ये कहलाएगा कौन सा, ये पॉइंट कहलाएगा सर, ये मीन नहीं कहलाएगा बल्कि ये कहलाएगा मेरे पास कौन सा, एक्सट्रीम पोजीशन का पॉइंट। तो मैंने इसको लिखा सर, ये है मेरे पास एक्सट्रीम
और लेफ़्ट वाला भी हो गया मेरे पास कौन, लेफ़्ट वाला भी हो गया मेरे पास एक्सट्रीम। तो मैंने इसको लिख के दिखा दिया। अब सर आप देखो, मैं अगर इसको मूव कराऊंगा राइट साइड पे, एक्सट्रीम पे लेके गया पेंडुलम को, जब मैं इस पॉइंट को इसको छोड़ आऊँगा तो इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि अभी आपने इसको छोड़ा नहीं है। ठीक है, अब जब ये नीचे की तरफ मूव करता हुआ आएगा तो मुझे बताओ जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी। आप बोलेंगे सर ये तो कॉमन सेंस की बात है, जब आप इस पेंडुलम को छोड़ेंगे तो इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होगी, और जब मीन पे पहुंचेगा ना, जैसे अगर कश्ती वाले झूले की एग्जाम्पल लो आप, कश्ती वाले झूले में क्या होता है, कश्ती वाला झूला जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती रहती है, जैसे मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। लेकिन जब वो कश्ती वाला झूला राइट से मूव करता हुआ तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा, जब वो मीन पोजीशन पे पहुंचेगा उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। और फिर यही अगर कश्ती वाले झूले की एग्जाम्पल अब जैसे जैसे आगे की तरफ जाएगा तो मुझे बताओ उसकी वेलोसिटी मजीद तेज़ होगी या आहिस्ता होगी। आप बोलेंगे सर अब अगर वो मजीद एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी कम होगी, यानी फिर एक्सट्रीम पे पहुंचने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के। ये देखो आपकी जो वेलोसिटी है वो फिर वेलोसिटी बराबर हो जाएगी किसके, जीरो के। यानी एक बात तो क्लियर हो गई सर, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो आपकी वेलोसिटी है ना वो हमेशा क्या होगी, जीरो होगी, जबकि मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम। सही है। अब देखो वेलोसिटी अगर एक्सट्रीम पे जीरो है तो अगर वेलोसिटी जीरो तो जो काइनेटिक एनर्जी नज़र आ रही है वो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे हमेशा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। अब इस बात का भी इजाफा करो, किस बात का इजाफा किया सर, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है सर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। क्योंकि वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, जीरो हो गई। आप बोलेंगे सर अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो कौन सी एनर्जी होगी, मैं बोलूँगा भाई यहाँ जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी होगी, मैक्सिमम, क्योंकि आपका जो पेंडुलम है ना वो मैक्सिमम हाइट पे आया हुआ है। इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी होती भी कैसी है, तो आप बोलेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास कैसी, मैक्सिमम। तो देखो कुछ बातें मैंने आपसे करी अभी, मैंने आपको बताया सर एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन वाला वो पॉइंट होता है जहाँ पे वेलोसिटी जीरो, अगर वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, जबकि पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, मैक्सिमम। अब अगर मीन पोजीशन की आप मुझसे बात करो, आप मीन पोजीशन पे बोलो तो आप बोलेंगे सर क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, जबकि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती क्योंकि वो किसी हाइट पे नहीं होता। तो आप बोलेंगे सर इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके तो अब आपने ये बात सीखी, वो क्या सीखी सर, एक्सट्रीम पोजीशन। आप जरा इस बात को जहन में बिठा लो। अच्छा जो केस पेंडुलम के लिए है ना वही स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए, इस बात को पहले अपने जहन में बिठा लो। इस तरह के एमसीक्यूज बहुत बनते हैं भाई। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो, मेरे साथ ज़रा दोहराना और बात को याद करना। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो, अगर वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, जबकि पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम। आप बोलेंगे सर क्लियर, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, जबकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्योंकि मैक्सिमम है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम, जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। अच्छा अब इस बात को मैं स्प्रिंग मास सिस्टम से ज़रा रिलेट करता हूँ, जो बात मैंने आपको समझाई ना इसी बात को अब मैं ज़रा एक्सप्लेन करूँगा, ज़रा देखिएगा। अब देखो ये एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन आपको नज़र आ रही होगी। अब मेरी बात बड़ी आसान हो जाएगी आपके लिए। आप बोलेंगे सर एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है ना, ये वेलोसिटी होती है हमारे पास जीरो। मैंने इसको लिखना शुरू किया, मैंने लिखा सर ए पॉइंट है मेरे पास कौन सी, मीन पोजीशन, क्योंकि ए पॉइंट है मेरे पास मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वेलोसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम, जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। अच्छा ये जो पॉइंट है मैंने बोला सर ये बिल्कुल मीन पोजीशन का पॉइंट है, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, सेंटर पॉइंट। मैं लेके भी दिखा देता हूँ सर, ये है मेरे पास कौन सा पॉइंट, मीन पोजीशन के पॉइंट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यानी बीच वाली पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी भी कैसी है, मैक्सिमम। अच्छा बी पॉइंट, आप बोलेंगे सर बी पॉइंट तो है हमारे पास कौन सा, एक्सट्रीम पोजीशन का, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी ही जीरो है एक्सट्रीम पे, तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, जबकि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। और ये पॉइंट मैंने बोला कि सर ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का नाम रख दिया सर, ये डिस्टेंस हो गया मेरे पास एक्स, तो इसको लिख के भी दिखा देते हैं सर, ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये पॉइंट कहलाएगा मेरे पास कौन सा, एक्सट्रीम पोजीशन का। अच्छा इसी बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अब देखो सी पॉइंट हो गया, आप बोलेंगे सर सी पॉइंट भी है मेरे पास कौन सा, एक्सट्रीम पोजीशन का, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी होती है जीरो, इसका मतलब जो एनर्जी एग्जिस्ट करेगी पोटेंशियल एनर्जी है, जबकि काइनेटिक एनर्जी जीरो। और ये पॉइंट को मैंने बोला भाई ये पॉइंट चलो सपोज कर लेते हैं कौन सा, माइनस एक्स, यानी एक पॉइंट राइट पर हो गया एक्स
और एक पॉइंट हो गया लेफ्ट पे जिसको मैंने क्या बोला -x, और ये पॉइंट भी मेरे पास क्या रहेगा किसका, एक्सट्रीम पोजीशन का। क्या आप तमाम लोगों को ये बात यहाँ तक ही क्लियर है? आप मुझे जवाब दे सकते हो। ओके, आप लोगों ने ये जो बात सीखी ना, इसी बात को मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ, और ये पॉइंट मुझे अब नज़र आएंगे, जो पॉइंट आप देख रहे हो। मैं इन पॉइंट को बना के दिखा रहा हूँ। अच्छा, अब 3 ग्राफ मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। एक ग्राफ देखो आपको नज़र आ रहा है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, एक पॉइंट नज़र आ रहा है किसका, काइनेटिक एनर्जी का, और एक पॉइंट नज़र आ रहा है किसका, एनर्जी का। ये तीनों ग्राफ आपके पास फेडरल की बुक के अंदर मौजूद हैं। ये ग्राफ आप लोग को आने चाहिए, तो मैं ग्राफ आपको बनाना सिखाऊँ, ज़रा ग्राफ देखिएगा। अच्छा, अब देखो याद है, अगर मैं इस एग्जाम्पल्स को मैं रिलेट करूँ तो 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, एक x और एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कौन सा, -x। मैं दोनों पॉइंट के आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, ज़रा पॉइंट देखो, एक पॉइंट नज़र आ रहा है x और एक पॉइंट ये भी नज़र आ रहा है आपके पास कौन, x। मुझे बताओ, अच्छा और इसको आसान कर देते हैं, देखो तो ये पॉइंट हो जाएगा सर, ये पॉइंट हो गया a, राइट वाला पॉइंट हो गया b, और लेफ़्ट वाला पॉइंट हो गया c। मैंने इसको भी लिख के दिखा दिया आपकी आसानी के लिए, a पॉइंट, b पॉइंट और c पॉइंट। अब मुझे बताओ ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, ज़ीरो। तो ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़ीरो। अच्छा, बी पॉइंट पे आप बोलेंगे सर बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो मैक्सिमम है, तो बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो मैक्सिमम, और सी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ये भी कैसी है, मैक्सिमम। तो ये 3 पॉइंट आपको मिल गए, ये पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। अब इन तीनों को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये इस किस्म का ग्राफ बनेगा। ये मैंने ग्राफ बना के दिखाया, तो ये ग्राफ शो कर रहा है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। अब इस ग्राफ को पढ़ना भी सीख लो, ग्राफ को अगर आप पढ़ोगे तो आपको बात और क्लियर हो जाएगी। मैं बात अपनी क्लियर करता हूँ, ज़रा देखो इस ग्राफ को अगर आप देखो, ये पॉइंट आपको जो नज़र आ रहे हैं, देखो ए पॉइंट पे ग्राफ शो कर रहा है सर ज़ीरो वैल्यू, तो देखो ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ज़ीरो होती है। बी पॉइंट पे ग्राफ शो कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू, भाई यही है ना, यहाँ पे जो बी पे जो वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो देखो बी पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। फिर देखो सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट पे भी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम है। तो ये ग्राफ इसको शो कर रहा है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। ये मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। आप में से कोई जीनियस है जो मुझे बताएगा सर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसे बनेगा, काइनेटिक एनर्जी का कोई ग्राफ बताएगा? चलो अच्छा, मैं आपकी आसानी के लिए बोलता हूँ काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन ए आपके पास है, ग्राफ ऐसा बनेगा। ऑप्शन बी आपके पास है, ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनना चाहिए? इस वाले केस में जो करेक्ट ग्राफ होगा, अब ज़रा ग्राफ देखो, अब इसके भी पॉइंट में लगा के दिखाऊँ। देखो ये सेंटर वाला पॉइंट होगा ए, राइट वाला पॉइंट होगा बी, और लेफ्ट वाला पॉइंट होगा सी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी को ज़रा समझना, तो काइनेटिक एनर्जी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा तमाम लोग देखना ज़रा। देखो ए पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है, ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, आप बोलेंगे सर ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, मैक्सिमम। तो देखो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अच्छा, बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कैसी, आप बोलेंगे सर बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, तो बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। और सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कैसी है, आप बोलेंगे सर सी पॉइंट पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो ये रहा सी पॉइंट, और सी पॉइंट पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो। जब आप इस ग्राफ को मिलाओगे तो ग्राफ आपको कुछ इस किस्म का मिलेगा, यानी डाउनवर्ड सा कर्व बनेगा। यानी इसका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड कर्व बन रहा है, और लेफ्ट वाले का जो ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का उसका अपवर्ड कर्व की सूरत में बन रहा था। आप लोग के आंसर्स मुझे मिले थे, सही जवाब दिया आप लोगों ने। अच्छा, ये तो 2 ग्राफ आपने मुझे बता दिए सर, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, तीनों ग्राफ आपने मुझे बताया। बहुत अच्छी बात, आप लोगों ने मुझे जवाब दिए। मुझे कोई जीनियस है जो जवाब देगा सर टोटल एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा? कोई जीनियस है जो मुझे बताएगा टोटल एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा? या टोटल एनर्जी के ग्राफ के लिए चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना। पहला ग्राफ बनेगा टोटल एनर्जी का, मैं ग्राफ के ऑप्शन दे रहा हूँ, फिर मुझे आप लोग करेक्ट आंसर बताना। टोटल एनर्जी का ग्राफ या तो बनेगा सर ऐसा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आपके पास टोटल एनर्जी का ग्राफ बनेगा सर स्ट्रेट लाइन, और ऑप्शन सी आपके पास टोटल एनर्जी का ग्राफ बनेगा हमारे पास इंक्लाइन लाइन। तो अब मुझे करेक्ट आंसर बताइएगा, ए, बी या फिर सी। ओके, आप लोग के जवाबात मुझे मिले। मेजॉरिटी लोगों ने जवाब मुझे बताया सर ऑप्शन ए इसका होना चाहिए, कुछ लोगों ने इसका जवाब दिया ऑप्शन बी भी होना चाहिए। तो देखो जब दोनों ग्राफ को मिलाओगे ना,
तो दोनों ग्राफ को मिलाने के बाद अपवर्ड और डाउनवर्ड, क्योंकि एक पोटेंशियल एनर्जी का एक काइनेटिक एनर्जी का है, तो ग्राफ बनना तो एक ही तरह का ही चाहिए था। लेकिन जब इन दोनों ग्राफ को कंबाइन करोगे तो कंबाइन करने के बाद इसका एवरेज बनता है। एवरेज ग्राफ यानी स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि आपके पास जो टोटल एनर्जी होती है ना, वो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। तमाम लोगों ने पढ़ा है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफर इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और आसान जबान में बात करूँ, जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। यानी अगर आप इन ग्राफ को मिलाओगे ना, ये अपवर्ड वाला ग्राफ मिलाओगे, डाउनवर्ड वाला ग्राफ बनाओगे, तो इस ग्राफ को मिलाने के बाद जो एवरेज ग्राफ बनेगा वो आप एवरेज कर्व बना के दिखाओगे, क्योंकि टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है। चाहे सेंटर पर आ जाओ जब भी एनर्जी कांस्टेंट, चाहे राइट पर आ जाओ जब भी एनर्जी कांस्टेंट, चाहे लेफ्ट पर आ जाओ जब भी एनर्जी कांस्टेंट। तो इसलिए टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाओगे तो जो टोटल एनर्जी का ग्राफ है वो ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। चाहे ए पॉइंट कर लो, आप लिख के दिखा देते हैं, चलो इसको, चाहे ए पॉइंट कर लो, चाहे बी पॉइंट कर लो, या फिर सी पॉइंट कर लो। अच्छा, अब देखो आपको ये सारे तीनों ग्राफ मैंने आपको समझा दिए, एनर्जी और सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला जल्दी से देखिए मेरे पास। एनर्जी और सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला है E=12 kx0 अब के क्या है, तो आप बोलेंगे सर के तो हमें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। के होता है हमारे पास कौन, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो के मैंने आपके सामने लिखा सर स्प्रिंग कांस्टेंट। ये x0 क्या है, तो ये x0 कहलाता है मेरे पास एम्पलीट्यूड। आपने उसको कितना स्ट्रेच किया, तो x0 हो गया मेरे पास एम्पलीट्यूड। इससे रिलेटेड मैंने एक न्यूमेरिकल बनाया है। तमाम लोग इस सवाल को देखिएगा और मुझे इसका करेक्ट जवाब बताइएगा। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, जल्दी से। बड़ा आसान सा सवाल मैंने आप लोगों से शेयर किया। सवाल में आपसे बोला व्हाट विल बी द एनर्जी, एनर्जी बता दीजिए। इफ स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के की वैल्यू बता रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, और डिस्प्लेसमेंट आपको बता रहा है कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब अगर सवाल को देखो, 2 किलो न्यूटन पर मीटर और डिस्प्लेसमेंट आपको दे रहा है 2 सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यूनिट्स का कमाल है और सवाल में कुछ भी नहीं है। मैं अगर सवाल लिख के दिखाऊँ ना, एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास है, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ kx0²। अब के की वैल्यू जो लिखोगे ना, वो के की वैल्यू मैं आपको बताऊँ। देखो के की वैल्यू जो हमें गिवन कर रहा है, वो के की वैल्यू गिवन कर रहा है सर के इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन पर मीटर। अब पहली बात तो ये किलो नहीं आएगा, तो आपने किलो हटा के क्या लगा दिया, 1000 लगा दिया। यानी 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2000 न्यूटन पर मीटर। तो सबसे पहले तो आपने के की वैल्यू को चेंज किया, और के की वैल्यू को चेंज करके लिखा सर के इज इक्वल टू 2000 न्यूटन पर मीटर। अब देखो के की वैल्यू का मसला हल हो गया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट की उसने आपसे बात करी, डिस्प्लेसमेंट आपको दे रहा है 2 सेंटीमीटर, तो मैंने लिखा सर डिस्प्लेसमेंट है 2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये बन जाएगा सर 2/100, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए सर, ये बन जाएगा 0.02। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई मसले की बात नहीं। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब कैलकुलेशन अगर आप करोगे, आप बोलेंगे सर 0.002 कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन कैसे होगी, तो मैं आपको सिखाऊँ कैलकुलेशन करने का तरीका। देखो ये रहा आपके पास हाफ एज इट इज़ आ गया। के की जगह पे मैंने रखा किसको, आप बोले सर के की जगह पे आ गया 2000। अच्छा x0 है, तो x0 की वैल्यू मेरे पास 0.002, और इसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब आपकी मर्ज़ी, आप 0.002 रखो या 2/100 रखो, आंसर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपकी आसानी के लिए कैलकुलेशन, क्योंकि मुझे आपको करना सिखानी है, तो मैंने यहाँ पे रख लिया किसको, 2/100 को, और इसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब देखो स्क्वायर आपके सामने कर रहा हूँ, ज़रा देखना, ये हो जाएगा हाफ, बराबर में लिखा है 2000 स्क्वायर करोगे तो ऊपर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और नीचे 100 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर है ना, 2 जीरो है, स्क्वायर है, तो 2 का डबल करोगे तो जीरो कितने लगा दोगे, 4 लगा दोगे। आप कुछ भी नहीं करना, बेसिक सी कैलकुलेशन है, इसको कैंसिल करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आंसर लेकर आओ। ये देखो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, सही है। 2 से ये 2 कैंसिल, तो बचा कौन, आप बोलेंगे सर बचा हमारे पास 4/10, और 4 को 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 0.4 जूल। यानी जो करेक्ट जवाब है मेरे पास, वो करेक्ट जवाब मेरे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ तमाम लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। इस MCQ के बाद आगे बढ़ेंगे। अब जो टॉपिक है मेरे पास, वो टॉपिक है मेरे पास किसका, टॉपिक का नाम है मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे लिख के लिखा है सर। वो फॉर्मूला है मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, V = ओमेगा x0² माइनस x²। ये फॉर्मूला मैंने लिख के दिखाया है आपको, सही है। अब इस फॉर्मूले के बाद ज़रा वेलोसिटी की अगर मैं आपसे बात करूँ, सर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है कौन सी पोजीशन पे, चलो मैं डायग्राम बना के आपसे पूछूं, मुझे जवाब देना आप लोग। वेलोसिटी कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, मुझे जवाब देना। वेलोसिटी x = 0 पे होगी, प्लस x पे, या माइनस x पे।
कौन से पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, सोच समझ के मुझे जवाब दीजिएगा। एक्स पे, माइनस एक्स पे, या एक्स इज इक्वल टू 0 पे। कौन से पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी। गलत जवाब दे रहे हो आप लोग, तमाम लोग मुझे सही जवाब दो। कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम। वेरी नाइस, आप तमाम लोग के जवाब मुझे मिले कि आपकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे, यानी x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो मैंने लिखा सर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी अगर जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा हो, x इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही कहा, तो मैंने इस बात को इरेज कर दी क्योंकि आप तमाम लोगों को बात समझ में आ गई, आप लोगों ने मुझे जवाब दिया, यानी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी x इज इक्वल टू 0 पे। अब देखो ये जो x नज़र आ रहा है ना, ये फॉर्मूला था v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस, इस एक्स की जगह पे आप क्या रख दोगे, 0 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, 0 ही बचेगा, तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर। स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया, कैंसिल, तो फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। अच्छा, अब ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी कहलाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी, तो ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास v मैक्सिमम का, वेलोसिटी मैक्सिमम, और वेलोसिटी मैक्सिमम मेरे पास कितनी है, ओमेगा एक्स नॉट। तो वेलोसिटी मैक्सिमम का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया। सर वेलोसिटी मैक्सिमम मेरे पास क्या है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम का फॉर्मूला मेरे पास ओमेगा एक्स नॉट। अच्छा, इस फॉर्मूले से अगर मैं फॉर्मूला निकालूँ ओमेगा का फॉर्मूला क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर एक्स नॉट को लाके क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो ओमेगा का फॉर्मूला आ जाएगा सर वेलोसिटी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय एक्स नॉट। बिल्कुल सही कहा। अब इसका फ़ायदा क्या, इस फॉर्मूले को मैंने पुट कर दिया, सपोज करो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं पुट करूँ, इक्वेशन नंबर 1 अगर आप गौर से देखो, इक्वेशन नंबर 1 में ये ओमेगा नज़र आ रहा है, इस ओमेगा का अगर आप गौर से देखो जिसको मैंने येलो कलर किया है, तो इस ओमेगा की जगह पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी, आप बोलेंगे सर फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, कलर चेंज करके मैं लिखता हूँ ताकि ईजिली समझ में आ जाए। सर फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा की जगह पे आ जाएगा मेरे पास कौन, वेलोसिटी मैक्सिमम अपॉन एक्स नॉट, और बराबर में हो जाएगा मेरे पास कौन, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, सिर्फ एक रिलेशन बताया था सर, अगर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जो तो अब क्या रिलेशन बनेगा। इस फॉर्मूले को एक और तरीके से आप लिख सकते हो, फॉर्मूला में फाइनल फॉर्मूला आपको बता दूं। देखो ये एक्स नॉट रूट के बाहर था, मैं इसको रूट के अंदर लेके जा रहा हूँ, तो रूट के अंदर मैं इसको लेके जा सकता हूँ। अगर इसके ऊपर क्या होता है, स्क्वायर होता, तो इस एक्स नॉट को आप रूट के अंदर लिख सकते हो, एक शर्त पे अगर आप इसके क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो, क्योंकि जब इसको वापसी ओपन भी करोगे ना तो ये रूट नज़र आ रहा है और स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो रूट और स्क्वायर दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ऐसा करने का फ़ायदा क्या हुआ, तो ज़रा फ़ायदा देखना, मैं फ़ायदा बताऊँ आपको। देखो एक्स नॉट था ना, एक्स नॉट स्क्वायर, तो एक्स नॉट को एक दफ़ा इसके नीचे लिख दिया और एक दफ़ा मैंने किसके नीचे लिख दिया, एक्स के नीचे लिख दिया, ये बन जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर। इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो जो फाइनल फॉर्मूला है ना, ये फाइनल फॉर्मूला बड़ा अहम, v इज इक्वल टू वेलोसिटी मैक्सिमम 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स नॉट का होल स्क्वायर। आप फॉर्मूले जो याद रखना, मैं फॉर्मूले डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, जिस पे स्टार बना रहा हूँ वो आप याद रखना। ये पहला फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ है ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। दूसरा फॉर्मूला याद रखोगे किसका, मैक्सिमम वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला, और ये तीसरा फॉर्मूला आप याद रखोगे जिस पे स्टार बनाया है, v इज इक्वल टू वी मैक्सिमम रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर। इन फॉर्मूलों को ज़रा जहन में रखना। इन फॉर्मूलों को देखने के बाद मज़ीद अपनी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा और इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू आप लोगों से शेयर करूंगा। तमाम लोग उस एमसीक्यू को ज़रा देखना और मुझे इसका जवाब बताना। देखो फॉर्मूले आपके सामने मौजूद है, फॉर्मूले मैं लिख भी दूंगा, इस सवाल को देखिएगा और मुझे इसका जवाब बताइएगा, इसका जवाब क्या होगा जल्दी से। ओके, सवाल बड़ा आसान सा। तो उसने आपसे बोला सर व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए, यानी वी मैक्स बता दीजिए। आप बोलेंगे सर सही है, वी मैक्स हम निकाल सकते हैं। अच्छा, एम्पलीट्यूड बता रहा है 4 सेंटीमीटर, यानी सर एक्स नॉट की वैल्यू हमें दे रहा है सर 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए आप डिवाइड किससे करके लिखोगे, 100 से करके लिखोगे। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ओमेगा की वैल्यू आपको कितनी दे रहा है, आप बोलेंगे सर ओमेगा की वैल्यू मेरे पास 4 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। हमें क्योंकि रेडियन में चाहिए होती है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 पाई से, तो आंसर आ जाएगा रेडियन में कितना, 8 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब देखो सारी वैल्यूज आ गई ना, आपको कोई सवाल मुश्किल है ही नहीं कि वेलोसिटी मैक्सिमम का जो फॉर्मूला है वो वेलोसिटी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, एक्स नॉट ओमेगा। एक्स नॉट की जगह पे आ जाएगा सर मेरे पास 4/100 और बराबर में मेरे पास लिखा हुआ है कौन, ओमेगा, तो ओमेगा की जगह पे आ जाएगा 8 पाई। अब इसको आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, आप बोलेंगे सर कैंसिलेशन करते हैं। देखो 4 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 को 8 से करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये आंसर हो जाएगा सर मेरे पास 4 8 ज़ा 32,
अच्छा, डिवाइड में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर ये हो गया 4 32 बराबर में लिखा हुआ है पाई, और नीचे आ रहा है मेरे पास कौन, 100। तो जब इसको डिवाइड करोगे आप 100 से तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना, 0.32 पाई। ओके, आप लोग को जगाने के लिए ये बात इस्तेमाल करी कि सर आप लोग बोल रहे थे सर इसका जवाब होना चाहिए था सर 0.2 नहीं है, 0.4 नहीं है, 0.5 नहीं है, 0.16 नहीं है, बल्कि इसका जो करेक्ट जवाब है वो करेक्ट जवाब क्या है मेरे पास, 0.32 पाई। तो इसका करेक्ट जवाब आया वेलोसिटी मैक्सिमम 0.32 पाई। इसी सवाल से रिलेटेड एक और सवाल मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, इस सवाल को भी ज़रा तमाम लोग देखिएगा। सवाल है क्या, सवाल देखते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा, ये रहा सवाल मेरे पास। सवाल तमाम लोग देखिए और मुझे अब इसका जवाब बताइएगा। ओके, ये जो सवाल आपने देखा काफ़ी डिफरेंट किस्म का सवाल था। उसने आपसे बोला व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ सिंपल पेंडुलम। अच्छा, सिंपल पेंडुलम भी क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो वेलोसिटी मैक्सिमम का फॉर्मूला वही होगा जो आपने पढ़ा सर। वेलोसिटी मैक्सिमम का फॉर्मूला है वेलोसिटी मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। अच्छा, अब उसने एम्पलीट्यूड तो बता दिया, एम्पलीट्यूड बताया सर हमें कितना, तो आप बोलेंगे सर एम्पलीट्यूड यानी एक्स नॉट, तो एक्स नॉट की वैल्यू मिल गई मुझे कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो मैंने लिखा सर एक्स नॉट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइड आपने किससे कर दिया, 100 से, तो ये मिल गया। अब सवाल ये सर हमें कौन चाहिए, ओमेगा चाहिए। तो देखो ओमेगा के जो मुझे फॉर्मूले पढ़ाने थे ना, असल में वो फॉर्मूले मैं आपको बताऊं जो फॉर्मूले मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था, तो ज़रा याद रखना। स्प्रिंग मास के लिए फॉर्मूला मेरे पास ओमेगा का है, मैं फॉर्मूला लिख के दिखाऊँ आपको। स्प्रिंग मास के लिए ओमेगा का फॉर्मूला मेरे पास है ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम, ये स्प्रिंग मास के लिए फॉर्मूला है। और पेंडुलम के लिए ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, तो पेंडुलम के लिए फॉर्मूला बताऊँ मैं आपको। पेंडुलम के लिए ओमेगा का फॉर्मूला है सर ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी अपॉन एल, ये फॉर्मूला मेरे पास है। अब ये दोनों ओमेगा के फॉर्मूला आप लोग याद रखना, आप लोगों ने ये ड्राइव किए, मैं फर्स्ट ईयर के अंदर मैं आपको ड्राइव नहीं कर पा रहा, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ओमेगा का फॉर्मूला है रूट के अपॉन एम, ओमेगा का फॉर्मूला है रूट जी अपॉन एल। अब देखो आप सिंपल पेंडुलम के ओमेगा का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपल पेंडुलम के ओमेगा का फॉर्मूला आपने इस्तेमाल किया सर रूट जी अपॉन एल। आप बोलेंगे सर आसानी के लिए जी की वैल्यू 10 लेते हैं, लेंथ आपको दे रहा है कितना सेंटीमीटर, सर लेंथ भी हमें दे रहा है कितनी सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो आपने बोला सर लेंथ भी अगर 10 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पे भी 10 रख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे 10 को प्लेस करोगे तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर अगर आप मुझे बताओ सर, आप बोलेंगे सर ये भी अगर लेंथ में 10 रखता हूँ, 10 से 10 को कैंसिल करूँगा आंसर आएगा 1, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर हो जाएगा मेरे पास कितना, ये आंसर मेरे पास हो जाएगा 1। अब जो गलती आप कर सकते हो ज़रा वो गलती देखना, गलती क्या है भाई, लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दे रहा है लेकिन हमें सेंटीमीटर में थोड़ी चाहिए होती है, हमें तो किस में चाहिए, मीटर में। भाई यही है ना, लेंथ आपको सेंटीमीटर में थोड़ी चाहिए, लेंथ तो आपको किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। अब लेंथ को मीटर में करने के लिए तो मैं लिख के दिखाऊँ भाई, लेंथ अगर आपके पास है 10 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर बराबर होता है सर 10 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 100 से। आप बोलेंगे सर बात तो सही है, मैं 10 सेंटीमीटर नहीं रखूँगा बल्कि क्या रखूँगा, 10 डिवाइडेड बाय 100। तो देखो मैं ज़रा इसको लिख के दिखाऊँ, ये तो रहा मेरे पास एल, जी की जगह पे जी आ गया, नीचे एल की जगह पे आपने क्या रखा सर, एल की जगह पे मैंने रखा 10 अपॉन 100। इस बात को मजीद में अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, आप बोलेंगे सर ये देखिए ये 100 तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा, जो 100 नज़र आ रहा है तो ये बन जाएगा सर 10 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10, 10 से 10 कैंसिल, तो बचा मेरे पास कौन, रूट 10, और रूट 10 को अगर सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10, यानी ओमेगा का आंसर आपने 10 निकाला। तो बेसिक कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं किया मैंने भाई। लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर में दे रहा था, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए आप डिवाइड करोगे किससे, 100 से, तो आपने डिवाइड किया 100 से तो बन गया 10 अपॉन 100। इस 10 अपॉन 100 को सॉल्व करने का तरीका क्या था सर, ये नीचे वाला 100 ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 100, और 10 10 कैंसिल कर दिया, ओमेगा का आंसर आपने 10 निकाल लिया। सही। अब आप बोलेंगे सर अब तो मुश्किल कोई बात है ही नहीं, क्योंकि अब आप वेलोसिटी मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाओगे। वेलोसिटी मैक्सिमम का फॉर्मूला मेरे पास है ओमेगा की जगह पे आ जाएगा सर 5 अपॉन 100, और एक्स नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, तो सॉरी ओमेगा, सॉरी गलती कर दी, ओमेगा की जगह पे, क्योंकि पहले ओमेगा आता है तो ओमेगा की जगह पे आप रखोगे सर, ओमेगा की जगह पे आ जाएगा 10, और एक्स नॉट की जगह पे आ जाएगा सर 5 अपॉन 100। आप बोलेंगे सर सही है, 10 से एक जीरो कैंसिल, तो बचा कौन मेरे पास, बच गया मेरे पास 5 अपॉन 10, और 5 अपॉन 10 बराबर होता है किसके, 0.5 के, यानी जो करेक्ट जवाब होगा मेरे पास वो करेक्ट जवाब क्या होगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करता हूँ तमाम लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अपने लेक्चर को मैं यहीं पे कंप्लीट करूँगा। आज का लेक्चर मेरे पास चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 2 था। इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 3 होगा।
ध्यान बुला रहे दोबारा। हेलो हेलो हेलो।
तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे।